गुड मॉर्निंग बच्चों आज हम आपके तीसरे चैप्टर विक्रम साराभाई की रीडिंग करेंगे। बच्चों आपने ये जो विक्रम साराभाई है इनका नाम आपने सुना ही होगा। इन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक कहा जाता है। क्योंकि इन्होंने भारत में जो अंतरिक्ष है उसमें बहुत सारे अनुसंधान किए, खोज की है, बहुत सारे कार्य किए अनुसंधान के क्षेत्र में। ठीक है, तो इन्हें इसलिए भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान का जनक कहा जाता है। ये बहुत ही बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। बहुमुखी का मतलब बहुत सारी प्रतिभाएं इनके अंदर थी। तो आइए रीडिंग करते हैं। जैसे प्रस्तुत पाठ हमें विक्रम साराभाई जैसे अद्भुत व्यक्तित्व से परिचित कराता है। बच्चों यहाँ अद्भुत का मतलब होता है बहुत ही अनोखा जो व्यक्तित्व हो। ठीक है, जिसने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, उद्योग, वाणिज्य, ठीक है, वाणिज्य का मतलब व्यापार ही होता है, व्यवसाय, प्रबंधन आदि अनेक क्षेत्रों में देश की प्रगति के लिए उल्लेखनीय कार्य किए। अंतरिक्ष अनुसंधान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान करने वाले विक्रम साराभाई का आग्रह था कि हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का प्रयोग मानवीय विकास के लिए करें, विनाश के लिए नहीं। बच्चों उन्होंने ये कहा था जैसे आज का जो युग है वो वैज्ञानिक युग है, विज्ञान ने बहुत प्रगति की है, तो उसके कुछ अच्छे परिणाम भी हैं, है ना, और बुरे भी। तो मनुष्य अच्छे के लिए भी इनका प्रयोग कर रहा है और बुरी चीज़ों के लिए भी इसका प्रयोग कर रहा है। तो उन्होंने यही सलाह दी कि जो मनुष्य के लिए ज़रूरी है, आवश्यक है, केवल उन्हीं के लिए, यानी विकास के लिए इसका प्रयोग करें, न कि विनाश के लिए। ठीक है, प्रयोग और अनुभव पर आधारित शिक्षा तथा सहयोग वृत्ति पर विशेष बल दिया। इन्होंने सहयोग वृत्ति का मतलब होता है आपस में सहयोग करना। ठीक है, उनका कहना था कि प्रकृति और पर्यावरण की प्रयोगशाला में विज्ञान की शिक्षा देकर ही हम गांधी जी के शिक्षा संबंधी विचारों को सार्थक कर सकते हैं। जैसे आधुनिक भारत के प्रमुख वैज्ञानिकों में डॉक्टर विक्रम साराभाई का महत्वपूर्ण स्थान है। वे बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति थे। बच्चों यहाँ पर जो बहुमुखी प्रतिभा इसका मतलब होता है उनके अंदर बहुत सारी प्रतिभाएं थी, बहुत सारे गुण थे उनके अंदर। ठीक है, वे उच्च कोटि के वैज्ञानिक और कुशल प्रशासक थे। उच्च कोटि का मतलब बहुत उनका जो वैज्ञानिक थे बहुत ही ऊंचे स्तर के थे और कुशल प्रबंधक थे। ठीक है, उनमें कुशलता से बनाए, जैसे उनमें एक जो प्रशासक होता है ना, जो सबको एक नियंत्रण करने वाला होता है, ये भी कुशलता थी उनके अंदर। उन्होंने प्रौद्योगिकी और शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण कार्य किए। इसके अलावा उद्योग, जैसे प्रौद्योगिकी जैसे उद्योग धंधे हैं और शिक्षा है, तो ये इसीलिए इनको बहुमुखी प्रतिभा का धनी कहा गया, क्योंकि सारे क्षेत्रों में, चाहे वो वाणिज्य हो, उद्योग हो, शिक्षा हो, व्यवसाय हो, सबके क्षेत्र में उन्होंने कार्य किया था। अपनी इस बहुमुखी प्रतिभा के कारण विक्रम साराभाई अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं से जुड़े रहे। वे अनेक उच्च पदों का दायित्व बड़ी कुशलता से निभाते रहे। विक्रम साराभाई का कार्यक्षेत्र केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी तक ही सीमित नहीं था, वरन शिक्षा उद्योग तक व्याप्त था। यानी जैसे विक्रम साराभाई एक वैज्ञानिक थे, तो ये नहीं है कि इन्होंने केवल अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य किया हो, केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ही काम किया हो। इसके अलावा उन्होंने शिक्षा प्रबंधन की, शिक्षा का प्रबंधन किस तरह से हो, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो सहयोग प्रवृत्ति है उस पर ज़्यादा बल दिया था। जैसे जहाँ शिक्षण संस्थाएँ होती हैं वो एक दूसरे का सहयोग करें, एक दूसरे का सहयोग लेकर आगे विकास कर सकती हैं। इसके अलावा उद्योग धंधे हैं, उनको किस तरह से इनका विकास किया जा सकता है, तो ये सारी चीज़ों पर इन्होंने ध्यान दिया। उनमें एक महान शिक्षाविद और शिक्षक के गुण विद्वान थे। ठीक है, विज्ञान की शिक्षा में नवीनीकरण तथा नए प्रयोगों के लिए वे सतत प्रयत्नशील रहे। यानी कि विज्ञान की शिक्षा में नवीनीकरण का मतलब होता है बच्चों नए नए साधनों का प्रयोग करना, नई नई खोजें करना, नए नए साधनों का प्रयोग करना, जिससे जो हमारा देश है वो विकास कर सके। ठीक है, और नए नए प्रयोग करना, नए नए अनुसंधान करना, नई नई खोजें करना, ताकि हमारा देश प्रगति के पथ पर आगे अग्रसर हो सके। विक्रम साराभाई का जन्म गुजरात प्रदेश के अहमदाबाद में सन 1919 में हुआ था। उनके पिता का नाम श्री
अम्बालाल साराभाई था। वे एक महान उद्योगपति थे। बच्चों के जो पिता थे वो एक उद्योगपति थे जिनका नाम था अम्बालाल साराभाई, जिनके पास अपार धन संपत्ति थी, क्योंकि बहुत बड़े उद्योगपति थे तो धन संपत्ति तो होगी ही। उनकी मान्यता थी कि अपने बच्चों को सर्वोत्तम शिक्षा प्रदान करना माता पिता का सबसे बड़ा कर्तव्य है। यानी माता पिता जो होते हैं उनका सबसे बड़ा कर्तव्य होता है अपने बच्चे को अच्छी शिक्षा दिलाना, क्योंकि जब बच्चे को अच्छी शिक्षा मिलती है तभी वो अच्छा नागरिक बनता है, समाज में एक सफल नागरिक बनता है। जब तक बच्चे को अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी वो कभी भी न तो कुछ कर सकता है और न ही एक अच्छा इंसान बन सकता है, न ही एक कुशल नागरिक बन सकता है। तो उनका यही मानना था कि अगर इंसान एक बच्चे को एक अच्छा इंसान बनाना है, कुशल नागरिक बनाना है, तो उसको शिक्षा सर्वोत्तम कोटि की जो शिक्षा है वो उन्हें प्रदान करनी होगी। तत्कालीन विद्यालयों की शिक्षा से वे संतुष्ट नहीं थे। बच्चों यहाँ पर तत्कालीन का मतलब होता है उस समय की शिक्षा, ठीक है। उस समय की जो शिक्षा व्यवस्था थी उससे वे संतुष्ट नहीं थे, अतः उन्होंने अपने भवन के परिसर में ही अपने परिवार के बच्चों के लिए एक विद्यालय की स्थापना की। तो उन्होंने जो उनका घर था वहाँ पर ही उन्होंने परिवार के जो बच्चे थे उनके लिए एक विद्यालय खोल लिया, वहीं पर शिक्षण की व्यवस्था कर दी। उन्होंने बड़े ही योग्य शिक्षकों की नियुक्त किया। इस विद्यालय में विज्ञान, गणित, भाषा, इतिहास, भूगोल, इंजीनियरिंग, कला, शिल्प, संगीत, नृत्य आदि विषयों की शिक्षा की व्यवस्था की। उनके जो विद्यालय में ये सारी चीज़ें पढ़ाई जाती थी, जैसे विज्ञान है, गणित है, भाषा है, इतिहास है, भूगोल है, इंजीनियर है, कला, शिल्प, इन सब की शिक्षा वहाँ पर दी जाने लगी। इसी विद्यालय में बालक विक्रम की शिक्षा हुई, ठीक है। इस विद्यालय में बच्चों को अपनी रचनात्मक प्रतिभा को पूर्ण रूप से विकसित करने का अवसर प्रदान किया जाता था। ये जो स्कूल था, जो विद्यालय था, इसमें क्या होता था कि बच्चों को रचनात्मक प्रतिभा, बच्चों यहाँ पर रचनात्मक प्रतिभा होती है। जैसे बहुत सारे बच्चे होते हैं, इनको जैसे ड्राइंग बनाने का शौक़ होता है, किसी को कुछ बनाने का शौक़ होता है। हर एक बच्चे के अंदर अलग अलग तरह की कलाएँ होती हैं। तो इस स्कूल में, इस विद्यालय में बच्चों को छूट थी कि उनके अंदर जो भी प्रतिभा है वो अपना काम कर सकते हैं। जो किसी जैसे सब्जेक्ट है उसमें कोई रुचि है, कोई कुछ बनाना चाहता है तो वो कर सकता है। इसको कहते हैं रचनात्मक प्रतिभा, ठीक है। व्यावहारिक प्रशिक्षण को लेकर शिक्षा का आधार माना जाता था। व्यावहारिक प्रशिक्षण, बच्चों यहाँ पर व्यावहारिक प्रशिक्षण का मतलब होता है कि जैसे प्रत्यक्ष रूप से शिक्षण कराना, है ना। जैसे किसी चीज़ की हमें जानकारी देनी है तो बच्चों को वहाँ ले जाकर उसका आमना सामना कराया जाए और उससे बच्चे से खुद वो चीज़ कराई जाए, तो ये होता है व्यावहारिक प्रशिक्षण। क्योंकि इससे क्या होता है कि जो बच्चा होता है उसके अच्छे से समझ में आता है, ठीक है। तो ये जो पैराग्राफ है इसकी जो रीडिंग है वो पूरी हो गई। अगले पैराग्राफ की रीडिंग हम कल करेंगे।